अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद। और मेरे इस टी टाइम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूं शोबिस की मुख्तलिफ शख्सियात से कि जिनसे करते हैं हम चटपटी सी बातें, कुछ खट्टी मीठी यादें और उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, किस तरह वो इस मकाम तक पहुँचे हैं, हम सब कुछ जानते हैं उनसे और सुनते हैं उनके दिल की बातें। तो बिल्कुल जनाब, आज जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनका ताल्लुक़ है म्यूज़िक इंडस्ट्री से और बहुत ही ज़बरदस्त गुलकार है और अब तक जो है अपने बहुत सारे सोलो गाने भी रिलीज़ कर चुके हैं और उनके बैंड का नाम है दी एक्मा बैंड। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे पाकिस्तान के नहायत ही उभरते हुए फनकार हैं अरमान रहीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। और अरमान को जो है वो बड़ी मुश्किल से हमने घेरा है अपने शो के लिए, इनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। ये शिकवा मैंने इसलिए किया है कि आपकी रिप्लेसमेंट की वजह से जो है वो मेरा शो कितना डिले होता रहा है। खैर, अच्छा अरमान, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि मैंने बताया आप एक्मा दी बैंड के मेन वोकलिस्ट सिंगर हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे जो है वो सोलो परफॉर्मेंस भी कर चुके हैं। तो सिंगिंग कहते हैं कि खुदादाद सलाहियत होती है, ये बस ऐसे ही नहीं आती। तो आपने सीखा था या फिर बचपन से शौक़ था, मतलब किस तरह से इस फील्ड में किस तरह से आना हुआ? शौक़ था बचपन से, फिर पता नहीं था कि कहाँ पे सिंगिंग सिखाई जाती है, वहाँ की कहाँ पे तालीम दी जाती है। तो पैसे वैसे भी नहीं होते थे उस वक्त, किसको पैसे दे के सीखें, कहाँ पे जाएं। वैसे अरमान, मैंने अभी तक जितने भी मोस्टली जो म्यूजिशियंस के अभी तक इंटरव्यूज़ किए हैं ना, सबका सेम यही वो होता है कि उनको रास्ते नहीं होते, मतलब रास्ते से मुराद है कि पता नहीं होता कि क्या करें। तो आपने कितनी मुश्किलात सही हैं? क्योंकि हमारा जो माशरा है वो इस चीज़ को अच्छा समझता नहीं है। अब तक लोगों को लगता है कि हम उनको बताते हैं, कोई हमसे पूछता है क्या करते हो, हम अगर बताएं कि हम सिंगिंग करते हैं, अच्छा काम क्या करते हैं? और ये वाला सवाल भी, काम क्या करते हो? तो हमारा तो काम ही यही है, हम इसी से ही करते हैं, यही हमें जो भी चल रहा है इसी के थ्रू ही चल रहा है। तो म्यूज़िक सीखने का पता नहीं था कहाँ पे सिखाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाएं। बहुत जगहों पे गया मैं, छोटे छोटे क्लब्स बने हुए होते थे, वहाँ जाके सीखने के लिए मैंने कभी किसी उस्ताद के पास, कभी किसी, वहाँ पे कहीं पे कोर्स करिकुलम इस तरह का नहीं था कि प्रॉपर सिखाया जाए। फिर मुझे मेरे मामू हैं, उन्होंने सजेशन दी कि आर्ट्स काउंसिल में होता है तो आप आर्ट्स काउंसिल में आ जाए। मैं वहाँ आया, वहाँ पे मैंने उस्ताद महमूद अली खान साहब से सीखा। सीखने के बाद आर्ट्स काउंसिल में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लग गई परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि सीखने के साथ साथ परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको अच्छा ज़्यादा सीखने को मिलता है। इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, सिर्फ क्लासरूम में सीखने से बंदा कुछ कर नहीं सकता, उसको परफॉर्मेंस चाहिए होती। तो मुझे लगता है फिर मैं परफॉर्मेंसेस करता रहा, उससे और सीखने को मिला, और सीखने को मिला, सीखता गया बस सीखते हाँ, और अभी तक सीख रहे हैं? अभी तक सीख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, रोज़ कुछ नई चीज़ सामने आ जाती है। अच्छा, म्यूज़िक में तो यही होता है ना कि आप एक समंदर है, आप जितना भी उसमें से कशीद कर सकें। तो आपका जॉनरा जो है, जो आपको पसंद है म्यूज़िक, वो कौन सा है? मैं पॉप रॉक जॉनरा मुझे पसंद है, फुल हिप हॉप स्टाइल। हाँ, देखिए मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस के जब आप स्टेज पर आते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। हाँ, अच्छा, एक जो रॉक स्टार होता है जिसको हम कहते हैं हाँ रॉक स्टार, तो उसके लिए ये वाली जो एनर्जी होती है ये कितनी ज़रूरी होती है? हर बंदे को अटेंशन चाहिए होती है। हम लोगों के साथ बस एक ये खुदा की मेहरबानी है, जब हम स्टेज पे जाते हैं तो जितने लोग सामने होते हैं उनकी अटेंशन हम पे ही होती है, तो बस हमारा दिन शुरू हो जाता है। उस एनर्जी को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि एक जो रॉक स्टार की जो परफॉर्मेंस होती है वो मैंने देखा है आपको भी मेहनत करते हुए कि वो बहुत फुल ऑफ एनर्जी होती है कि आप अपना 100 नहीं बल्कि आप अपना 110% दे रहे होते हैं, 110% दे रहे होते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? बचा के रखते पूरा दिन, ज्यादा बात नहीं करते किसी से? वैसे तो आम दिनों में आप मिलेंगे, आप बोलेंगी कि मतलब आप तो मुझे जानती है कि अलग अरमान है, स्टेज पे अलग होता है, स्टेज देता है एनर्जी बेसिकली। अगर स्टेज पे हम कोई 1 महीना या 2-3 हफ्ते नहीं जाएं तो हमें अच्छा नहीं लगने लगता, मतलब एक अजीब सी कैफियत हो जाती है हमारी। हमें स्टेज चाहिए परफॉर्मेंस। तो कभी ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत परफॉर्मेंसेस नहीं हुई तो अरे भूल गए? हाँ, होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर इसको किस तरह से ओवरकम करते हैं? प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। वो तो दिन में आप 2-3 घंटे 4 घंटे जितना करते हो करो। गाने सुनो, म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा काम है लिसनिंग का। जितना आप सुनेंगी उतना ज़्यादा अच्छा आप गा सकेंगी या कोई चीज़ बना सकेंगी, या लिसनिंग का काम है म्यूज़िक, सबसे ज़्यादा लिसनिंग है आपकी। इवन के कॉन्सर्ट में भी मैं जाता हूँ तो मैं इन्जॉय नहीं कर पाता, मतलब इन्जॉय मेरा वही होता है कि मैं उसको देख रहा होता हूँ कि क्या टेक्निकलिटीज़ यूज़ कर रहा है सामने जो स्टेज पे सिंगर है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्शन है उसका, क्या स्टेज पे मूवमेंट है उसकी, मैं ये देख रहा होता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम नाच नहीं रहे हो।
सही बात है। तो मैं तो बस मतलब आप अपनी टिकट का जो है वो भरपूर फायदा उठाते हैं कॉन्सर्ट की। मेरा फोकस इसी ऐसा वसूल परफॉर्मेंस हमेशा ऐसे ही रहता है। आप हमारे जो पुराने सिंगर्स गुजरे हैं तो सबसे ज़्यादा पसंद कौन है आपके, मतलब कौन से सिंगर ऐसे हैं जिनको आप हर मूड में सुनते हैं? पाकिस्तान के नहीं, आप ओवरऑल बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ। उनको कौन नहीं सुनता, खान साहब। मेहदी हसन साहब को भी सुनता हूँ। शहंशाह गज़ल थे वो, तो उनकी गज़लें हैं। हाँ, लेकिन मेहदी हसन साहब का जॉनर तो गज़ल का है, आप एक रॉक स्टार हैं। सुनना तो सब पसंद है ना। देखिए तालीम तो हमारी क्लासिकल की है ना, फिर उसके बाद हम परसू क्या कौन सा जॉनर करते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। आपने बेसिक सीखना तो क्लासिकल ही है, ये सारा। अच्छा, जो म्यूज़िक की आप पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं ना, कि जो पढ़ाई है वो शुरू ही क्लासिकल से होती है, तो जो एक राग होते हैं, मतलब क्लासिकल सी होती है सही हमारे इधर। ठीक है, और फिर बाद में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जिस तरह से मतलब गोरे भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, डोरे मी फा सोला टीडो कहते हैं, हम कहते हैं सारे गामा पादा नी सा, ये दोनों एक ही। क्या बात है, ये टेक्निकल बात है ना, दोबारा बताइएगा क्या होता है? हम कहते हैं सारे गामा पादा नी सा, वो कहते हैं डोरे मी फा सोला टीडो, दोनों एक ही है। और म्यूजिक की धुन एक ही जैसी होती है? बिल्कुल एक जैसी होती है, स्केल्स पे डिपेंड करती है आप किस स्केल पे अपना। अच्छा, अब हम अगर सरहद से थोड़ा बाहर जाएं तो कौन किसको सुनते हैं? ये तो आपने पाकिस्तान के दो सिंगर्स की बात की। मैं सुनता हूँ बिल्कुल, अरिजीत को भी सुनता हूँ मैं, रफ़ी साहब को मैंने बहुत सुना, किशोर कुमार को भी मैंने बहुत सुना। मतलब सभी को सुनना तो सबको चाहिए, सबको सुनता हूँ। रहमान साहब मुझे बहुत पसंद है, उनकी कंपोजिशन, उनके म्यूजिक की तो क्या बात है। हरिहरन मुझे बहुत पसंद है, उनसे भी सीखते हैं ना सुन के। मैं कह रहा हूँ ना, म्यूजिक सुन के ही आपको आता है। वो जो जगह मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ वो कर रहे होते हैं गाने में जो आपसे नहीं होती, आप सुने फिर उसकी प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ क्लिक कर जाती है। ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, प्रैक्टिस करें फिर वो आप कर सकेंगे। प्रैक्टिस का काम है। हमारे यहाँ पे तो ज़्यादातर मसला ये है कि जितने भी मैंने आपको बताया ना कि हम लोग इस जो फील्ड है परफॉर्मिंग आर्ट्स की, उसको अभी भी अच्छा नहीं वैसे नहीं किया हुआ। करते। जब तक आपका नाम नहीं हो जाए, आप आतिफ असलम बन गए तो घर वाले खुद प्राउड कर रहे होते हैं आपसे, आपके फैमिली मेंबर भी प्राउड करना स्टार्ट कर जाते हैं। लेकिन जब तक आपका नाम नहीं होता तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर आपको काम भी करना पड़ता है साथ में, कोई जॉब करनी पड़ती है, म्यूजिक टीचिंग कर लो या कहीं पे, जैसे मैं भी करता हूँ जॉब, घर भी चलाना ना घर। बिल्कुल जब तक तो आपको नहीं लगता कि हमारे ये वाले जो इश्यूज हैं एक क्रिएटिव इंसान की उस क्रिएटिविटी को कितना मुतासर करते हैं कि वो क्योंकि हमारे यहाँ क्रिएटिव की जितनी भी जहतें हैं उनको एज प्रोफेशन उस तरह से नहीं देखा जाता जिस तरह बाहर के मुल्कों में देखा जाता है। क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी करते हैं, साथ में म्यूज़िक का काम भी कर रहे होते हैं, तो कितनी इफेक्ट करती है ये चीज़? क्योंकि आपका दिमाग मुसलसल फिर चल रहा होता है ना, तो ये इफेक्ट कितना करती है? ये बहुत करती है ये, लेकिन मुझे लगता है ये होना भी चाहिए ऐसा कि आपको दर्द से गुजरना चाहिए। दर्द के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। दर्द के बगैर तो आवाज में जो है ना, जैसे जॉन एलिया साहब का एक शेर है, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, हाँ मुझे दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। हाय क्या उस दर्द की बात है, जो दर्द हमें, वो तकलीफ ही हमें आगे कामयाब करती है। मतलब ऐसे इजीली किसी को कोई चीज़ मिल जाए तो उसको कदर नहीं होती। मुझे एक इंडियन फिल्म याद आ रही है कि उसमें वो रॉक स्टार जो है वो यही कहता है कि यार दर्द नहीं आ रहा, दर्द नहीं आ रहा, कोई मुझसे ब्रेकअप कर ले। वो जिस दर्द को ढूंढ रहा होता है, अच्छा उस फिल्म के अंदर भी यही दिखाया है, उसको दर्द, उसको लगता है वो ब्रेकअप वाला दर्द है, लेकिन वो ब्रेकअप वाला दर्द नहीं होता। वो दर्द होता है उसका जो पर्सनल लाइफ, मतलब उसकी जो जिंदगी में जो उसके घर वाले उसके साथ कर रहे हैं, या उसकी अपनी जिंदगी में दोस्त उसके साथ कर रहे हैं, या वो खुद अपने साथ जो चीज़ कर रहा होता है जिससे उसको तकलीफ मिल रही होती है, वो ही उसको रॉक स्टार बनाती है। रॉक स्टार होता ही ऐसा है, इसीलिए वो बाहर अलग होगा, स्टेज पे अलग होगा। बिल्कुल। और इस रॉक स्टार को जो है वो ये जो दर्द वाली इंस्पिरेशन है कहाँ से मिली, ये हम इनसे पूछेंगे बिल्कुल इस ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना आपने, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। हम अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो हमारे जो आज के मेहमान हैं द सिंगर अरमान रहीम, हम बात कर रहे थे कि एक रॉक स्टार की आवाज़ में जो दर्द होता है वो कितना ज़रूरी होता है। तो जैसे कहा जाता है कि जब तक आपको कोई गम ना मिले, कोई दुख ना मिले, तब तक आपके अंदर का जो रॉक स्टार है या जो सिंगर है ख़ासतौर पे, कि आपकी आवाज़ में जो दर्द है वो नहीं आ सकता। तो अरमान रहीम की आवाज़ में जो हम एक दर्द देखते हैं, क्या उसके पीछे भी कोई ब्रेकअप था? क्या कहानी थी उसके पीछे? दिल टूटा था कोई? मतलब 25-30 दफ़ा टूट चुका। ये जो है ये सियासी बयान है
नहीं अभी आप समझ नहीं रही है ना, बता नहीं सकते। मतलब दिल टूटने से मुराद है टूटना बिल्कुल चाहिए आपका दिल, आपको तकलीफ़ें मिलनी चाहिए, आपको दर्द मिलना चाहिए। जो काम कर रहे हो वो आसानी से नहीं मिले आपको, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें आपको मेहनत स्ट्रगल लगेगी तो उस चीज़ का आपको मज़ा आएगा उसको हासिल करने में। आपको डायरेक्ट कोई भी चीज़ मिलेगी आपको मज़ा नहीं आएगा और उसकी फिर कदर भी नहीं होती, बिल्कुल कदर नहीं होती। वरना मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए आपको किसी ना किसी तकलीफ से गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको वो चीज़ मिलती है, और जब वो मिलती है फिर उसका मज़ा भी अपना होता है, फिर आपको कदर भी होती है। प्लेट में रखी हुई चीज़ मिलने का तो कोई आप इंजॉय वैसे नहीं कर पाते, क्योंकि आपको जब तकलीफ़ों के बाद कोई चीज़ मिलती है ना, तो आपको वो लोग दिखने लग जाते हैं जो जिस तकलीफ से आप गुजरे उन तकलीफ से कोई और ना गुजरे, आप उसको मदद करने लग जाते हैं। तो ये तकलीफ़ें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो आपको ये जो तकलीफ़ें मिली हैं, क्या ये अपनों से ही मिली हैं या गैरों से मिली हैं? मुझे मैंने खुद ली है तकलीफ। शौक से। तकलीफें तो बस मिल जाती हैं, कभी अटेंशन ना मिलने से मिल जाती है, कभी नींद पूरी ना हो उससे भी मिल जाती है, कभी कोई गाना नहीं बन पा रहा होता उससे भी मिल जाती है, कभी ब्रेकअप से भी मिल जाती है, कभी घर के मसलों से भी मिल जाती है। मतलब तकलीफ है, कामयाब ना होने से भी मिल जाती है। आप गाना रिलीज करें, गाना नहीं चले, तकलीफ है आपके लिए, ये स्ट्रगल है आपके लिए। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी आपसे कि जब आप कुछ बनाते हैं, कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने सुने हैं आपके जो सोलो सॉन्ग्स हैं आपके, आप बहुत मेहनत से बना रहे होते हैं उन चीज़ों को, और बड़े उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा वो भी हुए हुए होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए हुए होते हैं। तो जब कभी ऐसा हुआ कि उस चीज़ का आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला? अक्सर हुआ ऐसा, अक्सर हुआ है। बहुत मेहनत से हम गाना बनाते हैं, उस गाना बनाने में कभी कभी हमें 6, 7, 8 महीने भी लग जाते हैं। पूरे प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, गाना लिखना, बनाना, मिक्सिंग, मास्टरिंग, रिकॉर्डिंग, वीडियो शूट, फिर उसको रिलीज़ करने का सोचना, फिर इधर उधर से पैसे जमा करना, ये सारी चीज़ों में बड़ा टाइम लग जाता है। और हम जब रिलीज़ करते हैं उसको तो सामने बैठा हुआ बंदा बस 2 मिनट में, 1 मिनट बल्कि कुछ सेकंड में बेकार गाना है, बंद कर दो। तो मतलब ये तकलीफ़ है, जो मतलब तकलीफ़ क्या बोलूँ, मेहनत जो पीछे होती है उसको देख लो। कोई भी आर्टिस्ट कोई भी गाना निकालता है, स्पेशली आपका अपना पाकिस्तानी आर्टिस्ट, सपोर्ट करें उसको। तो अरमान रहीम अपने उस टाइम को या उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं? आया वो मायूस होते हैं या मोटिवेट होते हैं? मोटिवेट होता हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आप जितने, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को ना डायरेक्ट कामयाब भी नहीं होना चाहिए, फेल होता है कि सीखता रहे ना किस वजह से, गिरना उठना। उसके बाद मज़ा आता है। अब हमारे साथ एक और मसला भी है कि हम सोचते हैं क्या है हमारे लिए, लेकिन हो क्या जाता है। हम किस फील्ड के अंदर चाह रहे होते हैं कि हमें इसमें हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम किसी और चीज़ में हो जाता है। अभी दुविधा में फंसे हुए होते हैं कि अब क्या करें। वो कहता है ना कि मरदा क्या ना करता, कि अब चलो जो हो रहा है इसी में गुजार, उसको होने दो। अभी जैसे काम अगर आप कहीं कर रहे हैं और आपकी जो आपका सवाल था कि क्रिएटिव जब आपका प्रोसेस चल रहा होता है उस पर कितना इफेक्ट करती है बिल्कुल। आप काम के बारे में आपका दिमाग हर वक्त चल रहा होता है, फिर आप जब कोई गाना लिखने के लिए बैठते हैं तो आपका दिमाग अभी भी उस तरफ होता है। तो इस पे ही फराज साहब का एक शेर है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, आखिर तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। और अधूरी कहानी तो समटाइम्स बड़ी हिट हो जाती है। तो आप फोकस करें एक ही चीज़ में, शुरू की तकलीफें झेलें। आप पैसों के चक्कर में कहीं काम करेंगे या मतलब कुछ और, कोई एक ही चीज़ करो बस। मेरा मानना ये, एक ही चीज़ करो, उस पर फोकस रहो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। वो वही वाली बात है ना कि आप जब एक जगह पर 10 जगह गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही गड्ढा आप 100 फीट का खोदोगे तो उसमें पानी निकलेगा। बिल्कुल फोकस करें, ये अरमान रहीम कहना चाह रहे हैं। अच्छा अरमान, ज़रा कुछ आते हैं हम आपकी गायकी की तरफ कि अब हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे। आपका ऐसा कोई सॉन्ग जो आप गुनगुनाते भी हैं और जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने बहुत दिल से बनाया। वैसे तो ऑब्वियसली बात है, म्यूजिशियन हर काम ही बहुत दिल से करता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना वो बहुत प्यारी होती हैं आपको। कोई ऐसा गाना? मेरा एक गाना है जाना। यस, बहुत सूदिंग सी उसकी वो है, टोन है उसकी एक लाइन, मतलब बिल्कुल हो जाए। जाना न जाओ ऐसे रूठ कर, दिल से मैं चाहूँ तुम्हें टूट कर, कैसे कह दूँ कि मेरी जिंदगी
कुछ नहीं। क्या बात है, Thank you. कोई छोड़ के गई है लगता है। बोल 25 ये जो दर्द था ना अरमान रहीम की आवाज में। अक्सर मैं कॉन्सर्ट में बोलता रहता हूँ। हाँ, और ये बहुत झूठ बोलते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं हर कॉन्सर्ट में। चश्मा कि भी ये लगा गाना- लेता हूँ, पता चल जाता है मुझे स्टेज से कौन देख रहा है मेरी तरफ। कि ये गाना जो है मैंने तब लिखा था जब मेरा ब्रेकअप ब्रेकअप हुआ था, और ये हम बहुत सुन चुके हैं इनके कॉन्सर्ट। एक दफा हमारा एक concert- और बहुत दफा तो ये भी हुआ है, क्योंकि मैंने खुद अटेंड किए हैं इन कॉन्सर्ट के। बहुत दफा बहुत सी लड़कियां सीरियस समझती हैं, एक वो दफा आकर वो आपसे पूछ फिर ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल कश्मीर में एक कश्मीर में परफॉर्म कर रहे थे। कश्मीर में मैंने कहा कि मेरा दिल टूटा हुआ है, ये सारा किस्सा मैंने वहाँ पे बताया। तो कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद एक लड़की थी अपने छोटे बच्चे के साथ मेरे पास आई, कहा कि मेरा भी दिल टूटा, मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया, ये सारा कहानियाँ सुनाने लगी। तो मैंने कहा बहन मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये फैन मूवमेंट्स होती हैं, उप्स मूवमेंट होती है ये फैन मूवमेंट्स में। ऑकवर्ड मैंने बोला गलत कह दिया मैंने स्टेज पे। यही तो मैं कह रही थी कि ये जो है ना अक्सर उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं। खैर अभी कुछ दोबारा से हम म्यूज़िक की तरफ आते हैं। अहमदी बैंड में आप मेन वो हैं, वोकलिस्ट हैं आप उसमें, और बाकी भी साइड से बातें आपके साथ म्यूजिशियंस होते हैं साथ में जो कि डिफरेंट वो कर रहे होते हैं। तो ग्रुप सिंगिंग और सोलो सिंगिंग ये कितना डिफरेंस होता है इसमें, और आप किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं? बैंड की बात कर रही हैं आप? बैंड हाँ, में बैंड जब आप बनाते हैं तो उसमें आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जितने भी आपके बैंड के लोग होते हैं, 4 हो 2 हो 3 हो, आपको उनके मेंटेलिटी के साथ ही चलना होता है जो वो कह रहे हैं। मतलब एक 5 बंदों का अलग अलग मुद्दे पर हैं 5 लोग, लेकिन किसी ना किसी को कंप्रोमाइज़ करके एक मुद्दे पे आ जाना पड़ता है। तो बैंड में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन बैंड की परफॉर्मेंसेस में बड़ा मज़ा आता है। आप सारे दोस्त होते हैं, आपस में आप लोगों की बाउंडिंग अच्छी होती है, तो स्टेज पे मज़ा आता है वो करने में। सोलो परफॉर्मेंस में भी आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लें, बैंड तो आपको चाहिए होता है, आपको गिटारिस्ट भी चाहिए होता है, आपको ड्रम उनके बगैर तो कुछ नहीं होता है, तो उसमें भी बैंड ही बन जाता है। लेकिन वो उस तरह से कनेक्शन आपकी उनके साथ नहीं होती है जैसे आपका अपना जो बैंड होता है उसकी कनेक्शन होती है। तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है बैंड के साथ। तो कभी आप क्रिटिसाइज किया किसी ने आपकी सिंगिंग को? बहुत लोगों ने किया, अभी भी करते हैं, मैं खुद ज़्यादा करता हूँ। ओहो, आप अपने नाक़िद खुद हैं? खुद। क्या बात है। ये एक बड़े स्टार की निशानी होती है। बड़े स्टार नहीं, अपने नाक़िद खुद हैं। होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी तो स्टेज पे ऐसा होता है, हम गा के उतरते हैं तो हमें पता होता है हमने क्या गाया, लोग आके बोलते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम कि हमें पता होता है कि हमारे साथ मसले क्या आते हैं स्टेज पे, हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है कि इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है। यही आपको चीज़ आगे लेके जाती है, आप इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। ऐसा कभी हुआ ज़िंदगी में कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान होता है ना समटाइम्स कि आप ब्लैंक हो गए, आप मतलब भूल गए, कभी हुआ ऐसा? हाँ, मेरा एक दोस्त है मुस्तफ़ा, वो हमारे साथ गाता है, कुछ लाइन उसकी हैं, तो अक्सर वो ऊंची ऊंची आवाज़ों की लाइनें मैं उसे दे देता हूँ। वो भाई गाते नहीं है स्टेज पे, इधर उधर चले जाते हैं, मैं फंस जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। मैं गाऊंगा तो गला बैठ जाएगा, उसके बाद क्या गाऊंगा, इतनी ऊंची आवाज़ें। क्योंकि गाने से पहले वो कहता है मैं गा लूंगा ये जगह, टेंशन नहीं लो, लेकिन स्टेज पे नहीं गाता वो। ओह, फिर उसको कवर कैसे करते हैं? पकड़ के लाता हूँ उसको मैं, उसके पीछे जाके भाई खड़ा हो, तेरी जगह इधर है। तो ये बाउंडिंग होती है बैंड की। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को अक्सर मतलब जो जाहिर सी बात है जो ऑडियंस है वो तो नहीं समझ पा रही होती। कभी ऐसा हुआ कि आप ये जो डॉज आप दे रहे हैं वो ऑडियंस को पता चली हो? नहीं, उनको क्या पता नहीं पता चलता। अगर ऑब्वियस बात है, ऑडियंस को ये लग रहा होता है कि ये एक्ट है, कोई वो चल रही है। बिल्कुल जनाब, मज़ीद भी हम बात करेंगे अरमान से। यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम, और टी टाइम में हमारे आज के गुलकार अरमान रहीम हमारे साथ। और हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि ऑडियंस के सामने समटाइम्स आप जब कुछ भूल जाते हैं तो उसको किस तरह से कवर करते हैं। तो एक रॉक स्टार की परफॉर्मेंस जो आप ऑडियंस के सामने दे रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, जाहिर सी बात है लोग इन्जॉय भी कर रहे होते हैं, तो कभी ऐसा फील हुआ आपको यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब होता है ना कि ऑडियंस वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं फिर? कोई ऐसी बात कर लेता हूँ कि ब्रेकअप हुआ, खुद उनका इंट्रैक्शन बन जाता। ये टेक्निक्स हैं, देखिए अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता बाहर कि ऑडियंस को इंगेज किस तरह से करते हैं। बात करने से करता हूँ, पहले बात करके इंगेज करना पड़ता है उनको, फिर उसके बाद गाना सुनाओ।
खुद कनेक्ट हो जाती हैं आपके साथ। क्या बात है। जहाँ नहीं होती फिर मज़ा नहीं आता आपको। ऑडियंस की कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़रूरी होती है, वरना उसके बगैर जैसे क्या। कहते हैं ना कि एक फनकार के लिए ये जो क्लैपिंग है यही उसका रिवॉर्ड होती है। चले पैसे तो होते ही हैं, लेकिन एक रॉक स्टार के लिए मेरे ख्याल में कि उसकी ऑडियंस अगर झूम नहीं रही तो मेरा नहीं ख्याल उसको मजा आता हाँ, तो मैं तो स्टेज पे कहता भी नहीं हूँ तालियां साथ साथ। एक दफ़ा मैंने बोला पीछे वालों की आवाज़ नहीं आ रही, पीछे वालों ने इशारा किया हम बजाएंगे ही नहीं, तो मैं कहता ही नहीं हूँ। ऐसा भी हुआ है। ये भी जो ऑकवर्ड मोमेंट्स होती हैं इनको भी खैर ऑब्वियस बात है, ये करियर का हिस्सा होते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात या कोई ऐसा वाकया जो कि बहुत ही ऑकवर्ड हो गया, कि बियॉन्ड हो गया और आपको गुस्सा आ गया, कभी ऐसा हुआ? इस तरह का नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा गुस्सा है। मतलब वियर्ड चीज़ कोई? हाँ, अक्सर होता है कि बस हो जाता है। हाँ, क्या होता है चीज़ें, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ऑडियंस के लिहाज से बस मैं इतना ही कहूँगा कि ऑडियंस जब आपके साथ इंटरेक्शन ना करे तो आपको मज़ा वैसे ही नहीं आता। वियर्ड मूवमेंट आपके लिए यही होता है कि ऑडियंस आपके साथ एंगेज नहीं, फिर बस आप जैसे गाना गा के और मैं उतर जाता है, पैसे दे दो बस पैसे दो भाई मेरा गाँव खत्म हो गया। अच्छा, म्यूज़िक में जाहिर सी बात है आप जब आए थे या बचपन से आपको शौक था, तो फैमिली ने इसको किस तरह से लिया? आपकी फैमिली की तरफ से क्या आया, कोई रिस्ट्रिक्शंस थी? होता है ना आर्टिस्टों के लिए ये वाला बड़ा मसला होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि नहीं ये इसमें क्या करोगे आगे जाके, या इसमें कोई करियर नहीं होगा तुम्हारे लिए, तो आपको ऐसी हर्डल्स का सामना करना पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड था आपका ऐसा? बिल्कुल नहीं था। कोई और सिंगल फैमिली में? कोई भी नहीं था। बस मैंने अम्मी को समझा दिया था यही करना है मैंने। तो अम्मा का क्या रिएक्शन था अम्मी का? मैंने कहा पढ़ लो, मैंने कहा वो भी कर लेंगे, ये करने दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है कर रहे हैं। तो पढ़ाई और सिंगिंग की पढ़ाई ये फिर साथ साथ ही पूरी की? साथ पूरी की, बिल्कुल। अब्बू को नहीं बताया काफ़ी टाइम, फिर अब्बू को भी पता चल गया तो उनको भी अच्छा ही लगा। मतलब छूटते साथ अच्छा लग गया था या आहिस्ता आहिस्ता बताया उनको आपने? तो उनको खुद ही पता चल गया, किसी दोस्त ने उनके बता दिया था, पता नहीं कैसे पता चला तो उनको। ओके, अब मेरा ये सवाल है कि अगर अरमान रहीम की ज़िंदगी में म्यूज़िक ना होता फिर क्या होता? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं थानेदार लगे हुए होते हैं या किसी कंपनी के जो है ना वो बन के बैठे हुए होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, अगर म्यूज़िक ना होता तो? सही, चले ये भी अच्छा है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं? नहीं हूँ, नहीं मैं कुछ सिंगर अच्छा हूँ ना एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हूँ, बस चल रहा है। जिनको पसंद आ जाता हूँ थैंक यू, जिनको नहीं आता इम्प्रूव करने की कोशिश ये तो आप बहुत वो हो गए, ये तो आप बहुत डाउन टू अर्थ। नहीं, सच्ची बात है, ऐसे ही हूँ मैं, ऐसे ही हूँ कि जिसको नहीं पसंद आता तो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है इम्प्रूव करता हूँ इंशाल्लाह, 2-3 साल बाद पसंद आ जाऊँगा। क्या बात और आ भी जाता हूँ सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आपको स्टार्टिंग में कि सीखें कहाँ से, ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी आपके करियर के दौरान, तो क्या अरमान रहीम ने ऐसा कुछ प्लान किया है कि वो इन फ्यूचर या अभी भी वो कुछ ऐसा करेंगे कि भरा पड़ा है हमारा जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो बहुत कला वाले हैं और भरे पड़े हैं, तो उनको उनके लिए क्या सोच रहे हैं? अब तो आज काउंसिल है, वहाँ पे इतना अच्छा सिखाया जाता है, आए सीखें, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, परफॉर्मेंसेस भी करवाई जाती है, आप आए। चलिए वो तो एक इदारे की उस पर है, एज इंडिविजुअल एज अरमान रहीम पूछ रही हूँ मैं, आप क्या करते हैं सिखाने के लिए? मैं नहीं सिखाता किसी। क्यों? कहा ना, खुद नहीं आता। नहीं, बहुत सी चीज़ें होती है ना कि आप अपने अंदर जो एब्जॉर्ब किया हुआ होता है आपने, और समटाइम्स होता है कि आप करते हैं कोशिश कि कोई राह भटक रहा है या जिसको गाइड कर लेता हूँ, बिल्कुल गाइड कर लेता हूँ, सिखाता नहीं हूँ मैं। क्या सिखाऊं? तो वो एक ही बात हुई ना या? हाँ, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेता हूँ, इधर चले जाओ, इससे मिल लो, ये करवा देंगे, ये कोऑर्डिनेशन करवा देते हैं बेसिकली, कनेक्ट करवा देता हूँ, जो अच्छे लोग होते हैं उनसे मिलवा देता हूँ, और जहाँ अपॉर्चुनिटी देनी होती है तो वो भी करवा लेता हूँ जितना मेरे हाथ में होता है। हाँ, मैं इसी के बारे में पूछ रही थी, जितना मेरे हाथ में होता है बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ होता यही है ना कि लोग रास्ता बताने से घबराते हैं कि इनसिक्योर होते हैं ना हम, हमारा मुआशरा इनसिक्योर है, हम सारे इनसिक्योर लोग हैं बेसिकली, जिनका अपना काम, जिनको अपना खुद का काम आता नहीं है, वो दूसरे से हमेशा इनसिक्योर रहता है। आप सीखो। तो अरमान रहीम किसी से इनसिक्योर नहीं है? नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। म्यूजिक इंडस्ट्री में किसको गुरु मानता है? उस्ताद महमूद अली खान साहब को, अदनान आफाक को, और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने आपको सिखाया।
एहसन बारी हैं, उन्होंने भी सिखाया मुझे, अदनान भाई ने सिखाया है। और अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया में बात करें तो मोस्ट फेवरेट कौन है आपका? कोई एक सिंगर या म्यूजिशियन जो भी हो? एक होता है ना बड़ा फैन, मुश्किल सवाल है ये वैसे। फैन होता है ना, जैसे एक फैन होता है। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि बहुत सारे, हाँ बहुत सारे। सबका म्यूजिक अच्छा लगता है। नुसरत साहब का क्या पसंद है आपको? सांसों की माला पे। हो जाए गला आज मेरा ठीक नहीं, थोड़ा सा गला मेरा ठीक नहीं। 2-3 लाइन, कोई बात नहीं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। क्या बात है। ऐसे ही मेरा भी फेवरेट है नुसरत साहब का। आपको क्या लगता है कि नुसरत साहब को गाना ज़्यादा मुश्किल है या मेहदी हसन साहब को? मेहदी हसन साहब को। वजह? बहुत क्लासिकली ट्रेंड थे वो जो उनकी वो जो गाते थे, वो एक राग जो होती है जिसको हम फील कहते हैं, कोई उस फील के अंदर हाँ वो नहीं, उसके अंदर रह के बिल्कुल उसको रचा के बहलावे के साथ, बड़ा मुश्किल गायकी है उनकी वो। मतलब वो ऐसे सिंगर थे, वो किसी भी एक गाने को 1 घंटा पूरा गा सकते थे। हाँ, आप समझ रही हैं? मैंने उनकी वीडियोस जो पुरानी हमारे सोशल मीडिया वगैरह पर भी पड़ी हुई हैं और चैनल्स पर भी, जो कभी पीटीवी पे याद है आपको लाइव आती थी, तो वो बैठे हैं तो वो अपना हारमोनियम के साथ बैठे हुए हैं, वो एक ही लाइन को 15-20 तरीके से करके दिखा देंगे, उसी में आपका आधा घंटा तो चला जाएगा। हाँ। तो आप समझते कि उनको ऐसे तो नहीं, उनको शहंशाह गजल, गजल। और गजलों में क्या पसंद है आपको? गजलों में कौन सी गजल पसंद है? बहुत पसंद है मुझे तो, एक नहीं बता सकता मैं, बहुत पसंद है। आप रॉक स्टार पसंद, लेकिन आपको जो है वो ज़्यादा, मुझे रॉकिंग गाने भी पसंद है, बहुत पसंद है। और रॉकिंग उसमें कौन ज़्यादा फेवरेट है आपका? मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने एक आर्टिस्ट से। मुझे बहुत लोग पसंद हैं, बहुत लोग पसंद है। गज़ल में भी बहुत, मुझे गुलाम अली साहब भी बहुत पसंद है, मुझे हुसैन बख्श गुल्लू साहब भी बहुत पसंद है, मुझे जगजीत सिंह भी पसंद है। इसी तरह मुझे अरिजीत सिंह भी बहुत पसंद है, मुझे के बहुत पसंद है, वो बड़ा पॉप अच्छे सिंगर थे। मुझे बहुत लोग पसंद है, मतलब सबको सुनना तो सबको चाहिए। कोई अच्छा सा कोई ऐसा सॉन्ग जो बहुत दिल के करीब? वैसे तो के ज़्यादातर सॉन्ग बहुत से लोगों के दिल के करीब ही हैं, तकरीबन उन्होंने गाए ही ऐसे हैं। आपके जो है वो दिल के करीब के का कोई भी गाना? तड़प तड़प के इस दिल से आने का है। आप बहुत ऊंचा गाना है, मेरा गला भी सुनाऊंगा फिर, हाँ सुनाऊंगा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। क्या बात है। थैंक यू। हर जॉनरा बहुत अच्छा गाते हैं आप। और अरमान रहीम, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आखिरी मैसेज? लगे रहो, रोजाना 50 गाने बनाओ, डालते रहो सोशल मीडिया पे, हिट हो इंशाल्लाह। अब तो वैसे सोशल मीडिया का दौर है, और आप लोगों ने जिस वक्त तगोदो शुरू की उस वक्त तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। अब तो स्पॉटिफाई, फलाना ढिमका, हर चीज़ है कि आपने म्यूजिक बनाया। कंपटीशन भी बहुत टफ है, अब कंपटीशन टफ है। हाँ, इतने सारे कंपटीशन में फिर एकदम से मशहूर होना ये बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए फिर डू समथिंग डिफरेंट। हाँ, करते रहो, बनाओ, डालो गाने, बनाते रहो, अपलोड करते रहो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, अल्लाह तो सबका है ना। हाँ, सबका। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच अरमान रहीम हमें वक्त देने के लिए। और आपने सुनी अरमान रहीम की दास्तान कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या अब तक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी, इसके लिए आपने हमें जो अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और इसी तरह अगली अपनी जो एपिसोड है उसमें ऐसी ही किसी ज़बरदस्ती शख्सियत के साथ हम आपकी करवाएंगे मुलाकात।
तब तक जो है वो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। यहाँ मुझे और अरमान रहीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।